सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। साहित्य संगम बाई BL तेली चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है काव्य गुण। काव्य गुण से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, काव्य गुण कितने हैं, काव्य गुण का क्या उपयोग है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। RBSC कक्षा 12 में भी काव्य गुण लगा रखा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काव्य गुण के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो आज का अपना टॉपिक है काव्य गुण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। चलिए आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले धर्मों को काव्य गुण कहते हैं। यानी जो धर्म रस का उत्कर्ष करेंगे काव्य गुण कहलाएंगे। ये काव्य गुण की परिभाषा है। इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, जैसे ये मनुष्य है और मनुष्य में परोपकार, फिर देखिए शूरवीरता, फिर देखिए सच्चरित्रता, फिर देखिए आप दया, करुणा, उदारता, इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें मनुष्य के गुण कहेंगे। ये मनुष्य के चरित्र के गुण हैं, जो अगर किसी मनुष्य में इस प्रकार के गुण और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य मैंने लिख दिए हैं। इस प्रकार के गुण यदि मनुष्य के चरित्र में हैं, मनुष्य के स्वभाव में हैं, तो इन गुणों के कारण, ये जो गुण मैंने लिखे हैं यहाँ, इन गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है। यानी मनुष्य का जो चरित्र है, चरित्र की शोभा बढ़ती है। मनुष्य के शरीर चरित्र की शोभा बढ़ती है इन गुणों के कारण। ठीक वैसे ही जो काव्य है, उस काव्य में भी आपके देखिए प्रसाद, माधुर्य और ओज, ये 3 गुण हैं। और इन 3 गुणों के कारण, ये 3 गुण जो हैं, ये वो धर्म है जो रस का उत्कर्ष करते हैं। रस को, जो सहृदय है, उस सहृदय के अंतःकरण में उस रस की परिणति को ये बढ़ाते हैं, उसका उत्कर्ष करते हैं। तो ये जो गुण हैं, इन गुणों के कारण भी काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य की शोभा बढ़ती है। रस का उत्कर्ष होता है, जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य और अच्छा जो है सहृदय को आनंदित करता है। ठीक जैसे मनुष्य के चरित्र को ये गुण अच्छे लगते हैं, वैसे ही काव्य में अगर ये गुण हो तो काव्य और ज़्यादा सुंदर लगेगा, और ज़्यादा अच्छा लगेगा। रस की निष्पत्ति, रस का उत्कर्ष बढ़ाने में ये जो है काव्य गुण मददगार होते हैं। इस प्रकार ये जो काव्य गुण की जो है परिभाषा है, और किस प्रकार मनुष्य के गुणों से काव्य के गुण को यहाँ जो है मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम देख लेते हैं काव्य गुण के प्रकार। काव्य गुण के प्रकार देखिए, हमारा जो अगला बिंदु है वो है काव्य गुण के प्रकार। तो संस्कृत में विद्वान हुए हैं, एक संस्कृत के विद्वान आचार्य मम्मट,
आचार्य मम्मट, इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है काव्य प्रकाश। इस काव्य प्रकाश में 3 गुण मान्य हैं। जो 3 गुण हमने पहले बात कर ली है, वो 3 गुण है, देखिए, प्रसाद, माधुर्य और ओज। ये 3 गुण आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में माने हैं। इस प्रकार देखिए, ये 3 गुणों का ही हमें अध्ययन करना है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन अंततोगत्वा मम्मट के इन्हीं 3 गुणों को जो है सबने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। ऐसे ये 3 जो है काव्य गुण हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रसाद गुण का। पहला काव्य गुण है अपना प्रसाद गुण। प्रसाद गुण के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रसाद गुण का अर्थ है उसका, क्या अर्थ है इसका? स्पष्टता या स्वच्छता। स्पष्टता या स्वच्छता, ये इस प्रसाद काव्य गुण का अर्थ है। फिर आगे देखते हैं दूसरी बात, जो प्रसाद काव्य गुण किसे कहेंगे? काव्य को सुनते या पढ़ते ही, काव्य को सुनते या पढ़ते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए या अर्थ चित्त में व्याप्त हो जाए। देखिए, जो प्रसाद गुण है, प्रसाद का मतलब है स्पष्टता या स्वच्छता। काव्य को सुनते या पढ़ते ही उस काव्य का अर्थ तुरंत स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट हो जाए भी कौन सा? तुरंत स्पष्ट हो जाए, या यूं कह लें उस काव्य का अर्थ जो है तुरंत उस पाठक या श्रोता के अंतःकरण में व्याप्त हो जाए, उसके चित्त में व्याप्त हो जाए, जल्दी से उसका अर्थ आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रसाद गुण है, इसका जो संबंध है, प्रसाद गुण का संबंध किससे है? ये अर्थ की व्याप्ति से है। किससे संबंध है इसका? अर्थ की व्याप्ति से। तुरंत अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब यहां जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने अर्थ की व्याप्ति को समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण आपको दिए हैं, जिसमें से देखिए, पहला उदाहरण यहां मैं दे रहा हूं, अर्थ की व्याप्ति कैसे होती है। पहला उदाहरण कि अर्थ आपके जो सहृदय है या श्रोता है या जो पाठक है, उसके अंतःकरण में कैसे व्याप्त हो रहा है, उसके चित्त में कैसे व्याप्त हो रहा है, उसको तुरंत उस अर्थ के बारे में कैसे जानकारी हो रही है। जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि व्याप्त हो जाती है, सूखी लकड़ी में अग्नि व्याप्त हो जाती है। दूसरा देखिए, जैसे स्वच्छ व निर्मल वस्त्र में जल व्याप्त हो जाता है, जल व्याप्त हो जाता है। या फिर देखिए, जैसे स्वच्छ व निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में
सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। यानी प्रसाद गुण में जो अर्थ व्याप्त हो रहा है चित्त में, वो कैसे व्याप्त हो रहा है? जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि व्याप्त हो जाती है, जैसे सूखी लकड़ी में जैसे आग लगाते भभक जाती है एकदम, वैसे ही अर्थ तुरंत अपने मन में स्पष्ट हो जाता है। जैसे साफ और निर्मल मल रहित जो कपड़ा है उसको पानी में डालते ही पानी तुरंत उसमें व्याप्त हो जाता है, और जैसे साफ सुथरा पानी से भरा हुआ कोई सरोवर है और उस सरोवर में अगर आप देखें तो पेंदे तक आपको स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक ऐसे ही ये जो अर्थ है ये आपके चित्त में व्याप्त हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये जो प्रसाद गुण है इसका संबंध पांचाली रीति से, किससे संबंध है इसका? पांचाली रीति से इसका संबंध है। फिर देखिए ये कौन कौन से रसों में आ सकता है? ये जो प्रसाद गुण है, ये प्रसाद गुण आपके कौन कौन से रसों में आ सकता है, यानी किन किन रसों में ये प्रसाद गुण आपको देखने में मिलेगा? वैसे तो ये सरल वर्ण या सरल शब्दों वाला जो पद होता है वो प्रसाद गुण का होता है, क्योंकि सरल शब्दों का अर्थ ही हमें जो है जल्दी समझ में आता है, अर्थ जल्दी स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इसको सभी रसों में माना गया। लेकिन प्रमुखतः कोई रस हैं उनके हम नाम लिख देते हैं। जैसे देखिए, पहला रस है आपका करुण रस, ये करुण रस में प्रसाद गुण मिलता है, शांत रस में मिलता है, वात्सल्य रस में मिलता है और हास्य रस में मिलता है। ये जो प्रसाद गुण है, ये प्रसाद गुण आपको इन चार रसों में प्रमुखतः मिलेगा, इन चार रसों में ये जो है व्याप्त होता है। इसलिए ये प्रसाद गुण के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी थी। अब हम प्रसाद गुण का उदाहरण देख लेते हैं। प्रसाद गुण का उदाहरण देखिए, ये है अपना प्रसाद गुण का उदाहरण। प्रसाद गुण का उदाहरण क्या कह रहा है? बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते ही अपने मन में अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि वसुंधरा यानी धरती मोती बिखेर देती है सबके सोने पर। जब सो जाते हैं रात्रि में, ये वसुंधरा जो है मोती यानी ओस की बूंदे बिखेर देती है, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सूर्योदय होता है, रवि यानी सूर्य और सूर्योदय होता है, तब वो जो है सवेरा होने पर सारी ओस की बूंदे जो है वो सूर्य के प्रकाश से गायब हो जाती है। तो ऐसा कहा कवि ने कि वो उनको समेट लेता है। इस प्रकार का ये प्रसाद गुण का उदाहरण है, जिसको पढ़ने से आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है, वो प्रसाद गुण। तो अब जो है शेष दो जो गुण रह गए हैं अपने काव्य गुण, एक तो आपके रह गया माधुर्य गुण और ओज गुण। ये इस लाइन से इधर जो हम माधुर्य गुण के बारे में बात करेंगे और इस लाइन से इधर हम ओज गुण के बारे में बात करेंगे। दोनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि जो माधुर्य गुण की विशेषताएं हैं ठीक उसके विपरीत ओज गुण की विशेषताएं हैं, और जो ओज गुण की विशेषताएं हैं ठीक उसके विपरीत माधुर्य गुण की विशेषताएं हैं। इसलिए दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ने पर आपको बड़ी आसानी होगी, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए माधुर्य गुण, तो सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का जो है अर्थ क्या है? माधुर्य गुण का मतलब है, अर्थ हो गया इसका मधुरता या मिठास। माधुर्य गुण का क्या अर्थ हो गया? मधुरता या मिठास। इधर आ जाइए ओज गुण। ओज गुण, ओज गुण का जो अर्थ है वो है देखिए तेजस्विता, तेज और
दीप्ति, ये ओज गुण का शाब्दिक अर्थ है और ये इधर अपना जो है माधुर्य गुण का शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए आगे जब हम देखते हैं दूसरा बिंदु जो अपना है कि जो माधुर्य गुण है कोमल कांत पदावली युक्त, क्या है, कोमल कांत पदावली युक्त रचना जो अंतःकरण को आनंद और उल्लास से भर दे, जो अंतःकरण को आनंद और उल्लास से भर दे या चित्त को आह्लादित कर दे। यानी देखिए ये अपना जो है माधुर्य गुण में एक चीज निकल के आएगी, कोमल कांत पदावली होगी, यानी जो उसमें वर्ण होंगे वो कोमल वर्ण होंगे, कठोर वर्ण नहीं होंगे, और अंतःकरण को आनंद और उल्लास से भरती है, यानी अंतःकरण जो है वो चित्त को आह्लादित कर देने से इसका संबंध है। अंतःकरण को आनंद और उल्लास से भरने का ये काम करता है कौन सा, माधुर्य गुण। ऐसे ही हम ओज गुण में देखेंगे, जो ओज गुण का जो संबंध है वो देखिए कठोर वर्णों युक्त रचना, जो कठोर वर्णों युक्त रचना, देखिए यहां तो कोमल कांत पदावली थी, यहां कठोर वर्ण हो गए, कठोर वर्णों युक्त रचना जिसको पढ़ने से मन में उत्साह, मन में क्या बढ़ जाएगा, उत्साह और उत्तेजना, यानी कठोर वर्णोयुक्त रचना जिसको, जो हटा दो यहां से, जिसको पढ़ने से मन में उत्साह और उत्तेजना पैदा होती है। वापस देखिए जो ओज गुण है इसमें कठोर वर्ण है और इसको पढ़ने से मन में उत्साह और उत्तेजना पैदा होगी और यहां आनंद और उल्लास पैदा हो रहा है। ये तो तुलनात्मक रूप से पढ़ने पर आपको ये ज्यादा प्रभावी रूप से याद होंगे, ज्यादा आसानी से आपको याद होंगे। फिर देखिए तीसरी विशेषता जो है वो है इसमें कि इसका संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता, इसका संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता से या चित्त को पिघलाने से है। यानी इसका संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता, द्रवणशीलता का मतलब ही है पिघलाना, तो इसका संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता या चित्त को पिघलाने से है। जबकि जो ओज गुण है, ओज गुण का जो संबंध है इसका संबंध जोश, वीरता और उत्साह से है। जो ओज गुण का संबंध है वो
ओज गुण का संबंध जोश, वीरता और उत्साह से है, ये इसका संबंध है। फिर देखिए जो महत्वपूर्ण अंतर है, वो महत्वपूर्ण अंतर देखिए दोनों में, जो आपके माधुर्य गुण में और ओज गुण में बिल्कुल विपरीत है, वो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखें आप। तो इसमें देखिए संयुक्ताक्षर, ठीक है, संयुक्ताक्षर, ट वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण, रेफ युक्त वर्ण, रेफ युक्त वर्ण यहां मैं लिख रहा हूं जैसे क्रय, क्रय और द्र। रेफ युक्त वर्ण, लंबे लंबे सामासिक पद, आदि का अभाव होता है। यहां ध्यान दें अच्छी तरह, अभाव, कमी। कहने का मतलब जो आपका माधुर्य गुण है उसमें संयुक्ताक्षर नहीं होंगे। संयुक्ताक्षर कौन से यहां लिख रहा हूं मैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर है। तो ये संयुक्ताक्षर का अभाव होगा। ट वर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ड, ण, ये जो है आपके ट वर्ग के वर्ण है, इनका भी जो है अभाव होगा। रेफ युक्त वर्ण ये मैंने लिख दिया, क्रय और ये ऊपर रे, फिर क, द्र। लंबे लंबे सामासिक जो पद हैं उनका भी अभाव होगा, अर्थात ये सारी चीजें आपके माधुर्य गुण में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब देखिए ये कि ये चीजें आपके कहां चली जाएगी, ये कि यही चीजें आपकी चली जाएगी ओज गुण में। तो देखिए ओज गुण में हम लिख रहे हैं पुनः कि संयुक्ताक्षर ट वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण, रेफ युक्त वर्ण, रेफ युक्त वर्ण, लंबे लंबे सामासिक पद, लंबे लंबे सामासिक पद, फिर लंबे लंबे सामासिक पद। इसके अलावा और देखिए अल्प प्राण से युक्त उनके महाप्राण वर्ण, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कख, चछ, टठ, ऐसे तथ और ऐसे ही हो गया आपके दद। ये कुछ अल्प प्राण से युक्त उनके महाप्राण वर्ण है जो इस प्रकार से आते हैं। तो ये इस प्रकार के शब्दों का भी इसमें जो है बाहुल्य होता है। संयुक्ताक्षर ट वर्ग के वर्ण, रेफ युक्त वर्ण, लंबे लंबे सामासिक पद, अल्प प्राण से युक्त उनके महाप्राण वर्ण आदि आदि या महाप्राण वर्णों का कर लीजिए, वर्णों का कठोर रूप, ये सब अपने आप में ही कठोर है। हम माधुर्य गुण की बात कर रहे थे, माधुर्य गुण में होंगे कोमल वर्ण। और ये जो संयुक्ताक्षर क्या है, देखिए वापस लिख रहा हूं मैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ऐसे ट वर्ग ट, ठ, ड, ड, अण। ऐसे ही रेफ युक्त
वर्ण जो ये इधर लिख रखे हैं ये कि यही हैं। ऐसे अल्प प्राण से युक्त उनके महाप्राण वर्ण ये यहाँ लिख दिए। लंबे लंबे सामासिक पद ये तो ओज गुण में होंगे ही होंगे। कोई भी उदाहरण है आप इनमें से उनकी पहचान कर लीजिए। या तो क्षेत्र, ज्ञेश्र इस तरह के संयुक्त अक्षर आएंगे, या टेठ डेढ़, इन 5 वर्णों में से कोई न कोई वर्ण आएगा। या रेप युक्त जिसमें र है या तो पैर में लगा होगा या माथे पे बैठा होगा। या अल्प प्राण से युक्त उनके महाप्राण वर्ण जैसे ये आदक है, ख, चछ, टड, टठ, तथ, द, इस प्रकार के जो रूप हैं वो आएंगे। अब ये देखो मुख्य अंतर है, और पहचानने का भी यही तरीका है कि अगर ये जानकारी है तो हम उदाहरण से पहचान सकते हैं कि ये ओज गुण का उदाहरण है या ये माधुर्य गुण का उदाहरण। फिर आगे देखिए 5वां जो है, 5वां बिंदु अपना है इसका संबंध वैदर्भी रीति से और इसका संबंध गौड़ी रीति से। इसका संबंध वैदर्भी रीति से। वैदर्भी रीति से किसका है? जो आपका माधुर्य गुण है। और गौड़ी रीति से संबंध है ओज गुण का। माधुर्य गुण है ये कौन कौन से रसों में होता है, वो रस यहां मैं लिख रहा हूं 6 नंबर पर, कि रस कौन कौन से हैं। जिन रसों में जो है माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है, श्रृंगार, हास्य, करुण, श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत रस। ठीक है। इसी प्रकार यहां देख लीजिए, यहां मैं इसके पास लिख रहा हूं कि ओज गुण जो है, ओज गुण में किस किस प्रकार के जो आपके रस होंगे। तो ओज गुण में देखिए, एक तो विभत्स रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस और रौद्र रस। यानी इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत इन रसों में ये प्रयुक्त है। यहाँ जो विभत्स, भयानक, वीर और रौद्र इन रसों में ये प्रयुक्त है। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से हमने जो है ओज गुण और माधुर्य गुण के बारे में पढ़ा। जो माधुर्य गुण की विशेषता है ठीक उसके उलट जो है आपके ओज गुण की विशेषता है। एक को आप अच्छी तरह याद कर लें तो उसकी विपरीत ऑटोमेटिक ही दूसरे की हो जाएगी। देखिए ये तो आपके हो गया जो माधुर्य गुण है उसका उदाहरण, और ये आपके हो गया ओज गुण का उदाहरण। यहाँ माधुर्य गुण में एक बात और नोट कर लें जो उधर अपनी रह गई थी, कि इसमें पंचम वर्ण का बाहुल्य होता है। पंचम वर्णों युक्त रचना होती है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे ग, य, ण, इसी तरह न और मैं, ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण युक्त जो रचना है वो आपके माधुर्य गुण है। देखिए, बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। तो यहाँ अगर अपन देखें तो देखिए न आ रहा है, ठीक है ना, न आ रहा है, यहाँ न आ रहा है, ये यहाँ पंचम वर्ण आ रहा है बिंदी, ये यहाँ पर पंचम वर्ण आ रहा है। इसी तरह और देखने पर पता चल रहा है कि ये जो है लंबे लंबे सामासिक पद नहीं है, टे वर्ग का जो है ज़्यादा प्रयोग नहीं है, रेफ युक्त कोई यहाँ जो है वर्ण नहीं है। ये सारी विशेषताएं देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये आपके माधुर्य गुण का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार देखिए ओज गुण का उदाहरण है, रुंड गिरे, गज मुंड गिरे,
कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरि झुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। तो देखिए यहाँ पर हम पहचान करेंगे। पहचान क्या थी? पहली पहचान संयुक्ताक्षर थे, दूसरी पहचान रेफ वर्ण थे, तीसरी पहचान अल्प प्राण के महाप्राण रूप थे। फिर आगे के देखिए, फिर अगली आपके है ट वर्ग के वर्ण थे। यानी ये सारी जो विशेषताएं हैं वो इसमें होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ जो है ये रुंड रुंड ये जो आ रहे हैं आपके, ये संयुक्ताक्षर हैं। आधा आधा अक्षर यहाँ कहीं आएगा। कठिन शब्द भी हैं। ट वर्ग का भी यहाँ प्रयोग है, ट ठ ड ड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनको बोलने पर भी अपने को ऐसा लग रहा है कि ये रचना कठोर वर्णों युक्त रचना है, इसलिए इसमें ओज गुण है। और ये कोमल वर्णों युक्त रचना है, इसलिए इसमें जो है आपका माधुर्य गुण है। ये दोनों गुणों में जो है उदाहरणों के द्वारा भी हमने अंतर सीख लिया। आशा करता हूँ ये काव्य गुण की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर ये कक्षा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो ग्रुप हैं उनमें इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थीगण हैं, वो इसका लाभ ले सकें। और बेल आइकन को ज़रूर आप ऑन रखें, ताकि कोई नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत उससे लाभान्वित हो सकें। इसके बाद वाली कक्षा में हम काव्य गुण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आएंगे। आप इस कक्षा को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।